भाग 2। निक्की और रोजी। जैसे ही रोजी की आंखें खुली वैसे ही वो मेरे 5वें जन्मदिन पर मुझे उपहार रूप में भेंट कर दी गई। स्वाभाविक ही था कि हम दोनों साथ ही बड़े। रोजी मेरे साथ दूध पीती, मेरे बिस्तर पर सोती, मेरे लकड़ी के घोड़े पर चढ़कर घूमती और खेल कूद में मेरा साथ देती। वास्तव में मेरे पशु प्रेम का आरंभ रोजी के साथ ही माना जा सकता है। रोजी सफेद थी, किंतु उसके छोटे सुडैल कानों के कोने, पूंछ का सिरा, माथे का मध्य भाग और पंजे का अग्रांश कत्थई रंग का था। वह छोटी पर तेज टेरियर जाति की कुतिया थी। घर में उसे बच्चों के समान ही वात्सल्य मिलता था। हम सबने तो उसे ऐसा साथी मान लिया था जिसके बिना ना कहीं जा सकते थे और ना ही कुछ खा सकते थे। उस समय पिताजी इंदौर के दिल्ली कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे और हम सब छावनी में रहते थे, जहां दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। हमें पढ़ाने वाले शिक्षक प्रातः और संध्या समय में आते थे। इस प्रकार दोपहर का समय हमारे लिए अवकाश का समय था, जिसे हम अति व्यस्तता में बिताते थे। सबसे छोटा भाई तो हमारा साथ देने के लिए छोटा था, परंतु मैं, मुझसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई दोपहर भर बया चिड़ियों के घोंसले खोजते, बबूल की सूखी और बीजों के कारण बजने वाली छिमिया बीनते घूमते रहते। घूमते घूमते थक जाने पर हमारा प्रिय विश्रामालय आम के वृक्षों से घिरा एक सूखा पोखर था। आम के पेड़ों की कई लंबी नीची शाखाएं पोखर पर झूलती सी थी। हम तीनों भाई बहन डाल पर बैठकर झूलते रहते। हमारे इस भ्रमण में रोजी निरंतर साथ देती। जब हम डाल पर बैठकर झूलते, वह कगार पर बैठे कूदने के आदेश का इंतजार करती रहती। हवा के झोंकों से अंबिया नीचे गिरती रहती। उनके गिरने के स्वर के साथ रोजी सूखे पोखर में कूदती और पत्तियों के सरसराहट भरे समुद्र में से उन्हें खोज लेती। दोपहर को पिताजी कॉलेज में रहते और माँ घर के कार्यों में या छोटे भाई की देखभाल में व्यस्त रहती। रामा बाजार चला जाता और कल्लू की माँ या तो सोती या मांझ मांझ कर बर्तन चमकाने में लगी रहती। ये सब समझते हैं कि हम लोग अपने कमरे में सो रहे हैं या पढ़ लिख रहे हैं, पर हम खिड़कियों की राह से पहली रोजी को उतार देते और फिर एक एक करके तीनों बाहर बगीचे में उतरकर झाड़ियों में छिपते छिपते अपने प्रिय स्थान पर पहुंच जाते। ऐसे ही एक स्वच्छंद विचरण के बाद जब हम आम की डाली पर झूल झूल कर अपने संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे थे, तब एक आम गिरने की आवाज हुई और रोजी नीचे कूदी। कुछ देर तक वो पत्तियों में न जाने क्या खोजती रही। फिर हमने आश्चर्य से देखा कि वो मुंह में किसी जीव को दबाए हुए ऊपर आ रही है। बिना दांत चुभाए कच्ची अंबिया लाते लाते रोजी इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि उस नन्हे जीव को भी सुरक्षित हम तक ले आई थी। आकार में वो गिलहरी से बड़ा ना था और आकृति स्पष्ट नहीं थी। भूरा चमकीला रंग, काली कत्थई आंखें, नरम नरम पंजे, गुलाबी नन्हा मुंह, रो से छिपे हुए नन्हे सीपियों से कान, सब कुछ देखकर हमें वो जीवित नन्हा खिलौना सा जान पड़ा। उसे पाकर हम सब इतने प्रसन्न हुए कि घोंसला, चिकने पत्थर, कनेर के फूल, कच्ची अंबिया आदि के अपने खजाने को वहीं छोड़कर उसे लिए हुए घर की ओर भागे। माँ ने देखते ही जीव जंतुओं को ना सताने के संबंध में लंबा उपदेश देने के बाद उसके माता पिता के पास बिल में रख आने का आदेश दिया। हम बेचारे नकुल शिशुओं से बड़ी सहानुभूति हुई। छोटे से बिल में रात दिन पड़े माता पिता के सामने बैठे रहने में जो कष्ट बच्चे को हो सकता है, उसका अनुमान हम कर सकते थे। यदि एक कमरे में हमें सामने बैठाकर बाबूजी रात दिन पढ़ाते रहे और माँ सिलाई बुनाई में लगी रहे तो हमारा क्या हाल होगा। ऐसा ही कोई अप्रिय स्थिति बिल में रही होगी, नहीं तो ये इतना छोटा बच्चा भागता ही क्यों। अंतः शिशु के बिल निवासी माता पिता की खोज में हम अनिच्छा पूर्वक गए और खोज में असफल होकर निराशा से अधिक प्रसन्न होकर लौटे। अब तो उस लघु प्राणी का हमारे अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं रहा। प्रसन्नता पूर्वक हमने खिलौने के छोटे डिब्बे को खाली कर उसमें रुई और रेशमी रुमाल बिछाया। फिर बहुत प्रार्थना करके रामा को उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने के लिए राजी किया। इस प्रकार हमारे छोटे परिवार में एक छोटा सदस्य सम्मिलित हुआ।
रामा की देख रेख में कुछ ही दिनों में वो स्वस्थ और पुष्ट होकर हमारा समझदार साथी हो गया। माँ ने उसका नाम रखा नकुल, किंतु हम उसे निक्की पुकारने लगे। पालने की दृष्टि से नेवला बहुत स्नेही और अनुशासित जीव है। गिलहरी के खाने योग्य कीट पतंग फल फूल आदि कुछ भी खाकर वो अपने पालने वाले के साथ 24 घंटे रह सकता है। जेब में आस्तीन में कंधे पर जहां कहीं उसे बिठा दिया जाए, वह शांत स्थिर भाव से बैठकर अपनी चंचल पर सतर्क आंखों से चारों ओर की स्थिति देखता परखता रहता। निक्की मेरे पास ही रहता था, या तो मेरे दुपट्टे की चुन्नट में छिपा हुआ झूलता रहता या गर्दन के पीछे चोटी में छिपकर बैठा और कान के पास नन्हा मुंह निकाल कर चारों ओर देखता रहता। रोजी का कार्य तो हमारे साथ दौड़ना ही था, किंतु निक्की इच्छा होने पर भी अपने सुरक्षित स्थान से कूदकर दौड़ता। एक दिन जैसे ही हम खिड़की से नीचे उतरे, वैसे ही निक्की की सतर्क आंखों ने गुलाब की क्यारी के पास घास में एक लंबे काले सांप को देख लिया। वो कूदकर उसके पास पहुंच गया। हमने आश्चर्य से देखा कि निक्की पिछले 2 पैरों पर खड़ा होकर सांप को मानो चुनौती दे रहा है और सांप भी हवा में आधा फन उठाकर फुफका रहा है। फिर जो उनका युद्ध आरंभ हुआ, सांप फन फटक रहा था, फुफकार रहा था और निक्की को अपनी कुंडली में लपेट लेने के लिए आगे पीछे हट बढ़ रहा था। निक्की बिजली की तरह तड़प उठा। वह उछल उछल कर सांप के फन के नीचे अपने पैने दांतों से आघात कर निक्की को सांप ने मार डाला, ऐसा समझकर हम चीखने पुकारने और सांप को पत्थर से मारने लगे। हमारा कोलाहल सुनकर रामा वहां आ पहुंचा और हम युद्ध को अंत देखने के लिए बाहर खड़े ना रह सके। जब निक्की खिड़की पर आकर बैठा, तब हमने झांककर सांप को कई टुकड़ों में कटा देखा। निक्की के मुंह में विष ना लगा था। इस भय से रामा ने उसके मुंह को पानी में डुबो डुबो कर धोया और फिर उसे दूध दिया। उस दिन प्रथम बार हमें ज्ञात हुआ कि हमारा बाल शीत भर का निक्की कई फीट लंबे सांप से लड़ सकता है। इसी बीच बाबूजी ने मुझे शहर के मिशन स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया। हम सब अत्यंत दुखी और चिंतित हुए, परंतु विवशता थी। अंत में एक दिन मुझे अपने प्यारे नकुल को छोड़कर जाना पड़ा। सही उत्तर